मैग्नीट्यूड को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, साथ में इसके डायरेक्शंस को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हो और दो वेक्टर्स को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो, तो कहते हैं यहाँ पे दो रूल्स को हम लोग यूज करते हैं। एक कहलाता है, दो टाइप के मल्टीप्लीकेशन हम लोग यहाँ करते हैं, दैट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पे दो रूल्स हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। पहला कहलाता है आपका डॉट प्रोडक्ट, और इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सर जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था हम्म, उसमें मैग्नीट्यूड तो निकाला नहीं था। मैग्नीट्यूड निकाले थे ना, ये तो कहलाया था मैग्नीट्यूड। ये जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। मोड लगाया था ना यहाँ पे। अच्छा यही मैग्नीट्यूड है। हाँ, यही मैग्नीट्यूड था, मोड लगाया था। ये रिजल्ट नहीं था। रिजल्टेंट ही उसका मैग्नीट्यूड आता है। और डायरेक्शन के लिए हम लोग किसका यूज करते थे, ये टैन थीटा को यूज कर, एंगल हाँ, टू। इसको यूज करते थे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, तो वो जो रिजल्टेंट आता था उसका जो मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड हम लोग इस तरह से निकालते थे, और डायरेक्शन के लिए हम लोग ये एंगल का यूज करते थे। मतलब डायरेक्शन के ये यूज करना है। टैन अल्फा वाली कॉन्सेप्ट। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। समझ में? ओके ना। सो ठीक है। डायरेक्शन के लिए इसको यूज करते हैं और मैग्नीट्यूड के लिए इसको यूज करते हैं। ये जो हो गया वो हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अगर सर इसी का निकालना हो तो, किसका? जैसे जो आपने होमवर्क दिया था फोर्थ हम्म वाला, तो हम्म फोर्थ वाला आया था 25√3 अंडर रूट कौन वाली? फोर्थ। ये आर ये फोर जो है, हाँ हाँ, तो R4 का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर। 25 हाँ जी। हाँ, और ये माइनस है तो इसको मैं लिख दूंगा माइनस ए सी कॉस, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, ए और सी के बीच में 30, 30। तो ये हो जाएगा कॉस 30। सही है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सारा वैल्यू आ जाएगा। तो ए का वैल्यू है 5, सी का वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना आया, तो जैसे कि ये सारा मोड में लगाया हुआ है, मैग्नीट्यूड ही दिया हुआ है ना। सॉरी सॉरी, इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए किसको यूज करेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू दैट दिस वन इज द अल्फा। इन दोनों का बीच का रिजल्टेंट मुझे निकालना है। तो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट मेरा यहाँ पे आ जाएगा कहीं पे, इसको नाम देता हूँ RAC। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका, बी साइन अल्फा हो जाता है ना, बी साइन थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बी की जगह कौन है, मेरा सी है ना। हम्म। तो यहाँ पे क्या डालूंगा, दैट इज योर मोड ऑफ सी साइन, दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज योर 30 डिग्री, डिवाइडेड बाय जिसको बेस बनाया है, ए को बेस बनाया है, तो मोड ऑफ ए प्लस सी कॉस 30 डिग्री। ये क्या लिखा है, ए प्लस। मोड ऑफ सी, अच्छा सी। हाँ इस तरह से। तो ये हो जाएगा आपका tan अल्फा, लेट दिस एंगल इज अल्फा, ये एंगल देख रहा हूँ अल्फा। तो ये हो जाएगा सी साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय ए प्लस सी कॉस 30 डिग्री। सही है ना। हम्म। ओके, और ये हो जाएगा मेरा मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, ये बस ऐसे ही रहेगा। नहीं नहीं, वैल्यू पुट कर देंगे सर। अच्छा, वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ इस तरह से tan अल्फा इज इक्वल टू
सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू दिया हुआ है आपका 5 प्लस सी का वैल्यू कितना है 5, कॉस 30 कितना होता है √3/2। इसको सॉल्व करके ऐसा ही छोड़ देना। ठीक है ठीक है, सर। इसको जब डायरेक्शन ढूंढते हैं तो जो जैसे जिन दोनों के बीच का डायरेक्शन ढूंढते हैं उसके बिटवीन में ऐसे लाइन ड्रॉ करना होता है। हाँ इस तरह से, क्योंकि यही तो मेरा ठीक। रिजल्टेंट होता है और इसी का डायरेक्शन तो हम लोग ढूंढ रहे होते हैं, फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है। ठीक है ना, समझ में? ठीक है। सो और कहीं पे डाउट? नहीं। ओके, सो नेक्स्ट हम इसी तरह से जाते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में दो मेथड को यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्टेंट, कि मेरा रिजल्टेंट कैसा होगा। एक को हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और दूसरे मेथड को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। दो मेथड को हम लोग यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, सो देखते हैं ये दोनों मेथड है क्या और इसका नाम डिफरेंट डिफरेंट क्यों है और इसको करने का तरीका क्या है। तो पहले मैं आता हूँ डॉट प्रोडक्ट पे और इसका दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरे पास दो वेक्टर है। लेट अस कंसिडर दिस वन इज द वेक्टर a and this is the vector b. Make some angle of theta, make some angle of theta। ठीक है, और मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है, let this coordinate is your x axis and this is your y axis। ये x axis है और ये मेरा क्या है y axis। अब किसी ने बोला कि मुझे ये दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, मुझे क्या करना है, इन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो अगर किसी ने मुझे बोला कि ए और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ए वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस पे है और बी वेक्टर जो है वो एक्स वाई प्लेन पे है। ए वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस पे है और बी वेक्टर जो है वो एक्स वाई प्लेन पे है। और अगर दो वेक्टर कुछ इस तरह से हो, यानी कोई एक्सिस पे ना बल्कि प्लेन पे हो उसमें से किसी एक, तो उसको मल्टीप्लाई करना इम्पॉसिबल है। तो अगर मुझे इन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले मुझे इसका वो कंपोनेंट देखना पड़ेगा, एक्सिस वाली कंपोनेंट इसकी देखनी पड़ेगी। जैसे वेक्टर बी है, वेक्टर बी यहाँ पे अभी मेरा प्लेन पे है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि इसका कितना वैल्यू एक्स एक्सिस पे रहा होगा, तो आप बता सकते हैं इसका कितना वैल्यू एक्स एक्सिस पे रहा होगा, या कैसे फाइंड करेंगे इसका कितना वैल्यू एक्स एक्सिस पे है? कैसे फाइंड करेंगे कि कितना वैल्यू एक्स एक्सिस पे है? क्या सर? ये जो अगर मेरा वेक्टर्स यहाँ पे दिया हुआ है, राइट ना, और ये वेक्टर बी जो है वो मेरा प्लेन पे है, वेक्टर बी मेरा कहाँ पे है, प्लेन पे है। ये जो मेरा वेक्टर है, ये वेक्टर कहाँ पे है मेरा, प्लेन पे है, वो भी है एक्स वाई प्लेन। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने हम्म। मुझे बोला कि इन दोनों वेक्टर को मुझे मल्टीप्लाई करना है तो ये पॉसिबल नहीं है। प्लेन पे है तो एंगल देखते हैं जो दोनों के बीच में बनता है। हाँ एंगल तो दिया हुआ है, वो एंगल है मेरा थीटा। हम्म। लेकिन दो वेक्टर को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो तो ये केवल एक्सिस पे मल्टीप्लाई कर सकता है, प्लेन पे नहीं हम्म। मल्टीप्लाई कर सकता, क्योंकि वेक्टर हम्म। एक्सिस पे डिफाइंड होता है। ए तो मेरा एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, लेकिन मेरा हम्म। बी ना तो एक्स एक्सिस पे और ना ही वाई एक्सिस पे है। तो तो पहले मुझे, इस बी को हम ए में ले आएंगे। हाँ पहले ए पे लाएंगे या एक्स एक्सिस पे लाएंगे।
तो बता सकते हैं बी का कितना वैल्यू एक्स एक्सिस पे रहा होगा? बी का वैल्यू हम्म पता नहीं। जैसे कि अगर मैंने बोला कि यहाँ पे मेरा वेक्टर बी है, अच्छा, साइन हो जाएगा। बी ये एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कॉस हो जाएगा, हाँ तो इन कॉस केस है थीटा। ना, तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? बी कॉस थीटा। हम्म ओके, लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज बी, तो बी कॉस थीटा, और वो भी ऊपर की ओर जा रहा होगा, सॉरी इधर की ओर जा रहा होगा। और उसी तरह से अगर मैं वाई एक्सिस पे पूछूं तो ये वैल्यू कितना रहा होगा वाई एक्सिस पे? बी साइन थीटा, राइट ना? तो एक्स एक्सिस पे इस बी का वैल्यू रहा होगा बी कॉस थीटा, और वाई एक्सिस पे इस बी का वैल्यू कितना रहा होगा? बी साइन थीटा। ये क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, ये क्लियर है? बी सर कॉस, ये क्या, मोड बी इज इक्वल टू बी। दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू बी, कि इस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? बी है। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब यहाँ से हाँ, यहाँ तक आपकी वो का लेंथ, शॉर्ट हो रही है। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। मेरी आवाज कट रही है क्या? हाँ सर। ओके, अब सही है? हाँ। ओके, सो मैग्नीट्यूड क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, टेल से हेड तक का लेंथ। लेंथ। ठीक है, तो वो मैं कंसिडर कर रहा हूँ बी है, वहां से यहाँ तक का लेंथ। तो यहाँ पे अगर हम्म आप देखेंगे तो दो वैल्यू आया, एक्स एक्सिस पे आया बी कॉस थीटा, और वाई एक्सिस पे आया मेरा बी साइन थीटा। ठीक है, अब मुझे किसको मल्टीप्लाई करना है? ए और बी को मल्टीप्लाई करना है ना। हम्म तो ए को या तो मैं बी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, नहीं तो ए को मैं हम्म बी साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सर, अगर ए को बी साइन थीटा से करेंगे तो बी साइन थीटा तो वाई एक्सिस पे है ना। हाँ, परपेंडिकुलर है, नो डाउट, तो लेकिन अगर आप एक एक्स एक्स पे हो या एक वाई पे हो तो ले सकते हैं, बट अगर हाँ प्लेन में हो तो नहीं ले नहीं सकते। ले सकते, प्लेन पे अच्छा। कभी भी हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक्सिस पे है तो कर सकते हैं। ये समझ में आया ना? ठीक है, तो सर ये क्यों लिखा है हमने, मोड बी इज इक्वल टू बी। ये केवल अगर मैं इस b का वैल्यू नहीं जानूंगा तो मैं कैसे मालूम करूंगा ये b cos थीटा होगा? क्योंकि ये तो मोड होता है ना, हम्म जैसे ये तो हाइपोटेनस है, हाँ। तो cos थीटा क्या होता है आपका? b बाई एच। एच का हम्म वैल्यू कितना है? एच का वैल्यू बी। b ये बोलेंगे ना, b वेक्टर तो बोलेंगे नहीं, हम तो उसका लेंथ लेंगे, तो ये बी लेंथ बता वेक्टर। रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरह लिखूंगा, दैट इज योर बेस डिवाइडेड बाई बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है। ठीक है ना? तो जब सेम एक्सिस पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट। सेम एक्सिस वाले को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यूज करते सेक्स। हैं, हाँ जैसे कि यहाँ पे ए और बी कॉस थीटा क्या है? सेम एक्सिस पे है, हम्म सेम एक्सिस पे है ना। तो अगर जब हम्म मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं बोलूंगा वो कौन सा मल्टीप्लीकेशन है? डॉट प्रोडक्ट। डॉट और जब आप परपेंडिकुलर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका? क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। इसलिए यहाँ पे दो मेथड यूज करते हैं, समझे? हाँ सर। ओके, सो डॉट प्रोडक्ट इज द, ये आप लिख सकता हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स on same axis, okay, or the product of one vector with the
projection of another vector on same axis, क्योंकि ये b cos थीटा मेरा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। बिकॉज थीटा बेस है। हाँ बेस है, लेकिन वेक्टर के लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो बताया था प्रोजेक्शन का मतलब वो तो मैग्नीट्यूड ही होता है। नहीं, यहाँ पे बताता हूँ कहाँ पे मैंने ये प्रोजेक्शन वर्ड यूज किया था। प्रोजेक्शन का मतलब कंपोनेंट होता है, ये यूज किया था ना। प्रोजेक्शन क्या होता है, कंपोनेंट। जैसे ए का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस पे ए एक्स, तो दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे देखूंगा तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। सो प्रोजेक्शन इज नॉट मैग्नीट्यूड, बल्कि प्रोजेक्शन इज द कंपोनेंट। ठीक है, तो सेम एक्सिस वाले को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ओके, यानी मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ वेक्टर ए डॉट, इसलिए है कि यहाँ पे डॉट हम लोग देते हैं, ये डॉट देते हैं। वेक्टर बी, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड देन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, यानी बी कॉस थीटा। लेट द लेंथ ऑफ वेक्टर ए इज, ठीक है। तो ये बी कॉस थीटा जो है ये मेरा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज ए डॉट प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट डॉट प्रोडक्ट, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। Between vector A and vector B, राइट ना। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर इसको स्केलर क्यों बोलते हैं। तो स्केलर इसको इसलिए बोलते हैं कि द रिजल्टेंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कि अगर आप किसी को डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं और उसका जो रिजल्टेंट आया है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, दैट इज A डॉट B इज स्केलर, यानी इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। नहीं। ठीक है, एज ए एग्जाम्पल मैंने अगर बोला ओके, एक तो ये है एंगल बेसिस पे, तो पहले इस पे एग्जांपल देख लेता हूँ। सो लेट अस कंसीडर कि वर्क डन जो आपका होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपका वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क डन जो होता है वो स्केलर होता है। तो ये मेरा स्केलर है, लेकिन ये मेरा वेक्टर है और ये मेरा वेक्टर है। तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा जो रिजल्ट अगर स्केलर आ जाए तो वहां पे डॉट प्रोडक्ट होता है। तो सर जैसे हम क्वेश्चन करेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा यूज करना है, डॉट ये यूज करना है या फिर क्रॉस। हाँ, तो जिसका वैल्यू सेम एक्सिस पे मिल रहा हो, सर आपकी वॉइस कम आ रही है। जिस दो वेक्टर का वैल्यू सेम एक्सिस पे मिल रहा हो। जैसे हम्म। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया, ये क्वेश्चन पे अगर मैं एग्जांपल दूं, लेट अस कंसीडर यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स है।
और इस बॉक्स को मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाना है। सर उधर की स्क्रीन नहीं दिख क्या हुआ? कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है ना? हाँ सर। ओके, सो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स को मुझे इधर से ले जाना है, यानी ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। तो आप बता सकते हैं आप कौन सा फोर्स लगाएंगे? ये वाली फोर्स लगाएंगे F1, या F2 लगाएंगे, या F3 लगाएंगे, या F4 लगाएंगे? F2। F2 लगाएंगे। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो F2 और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में है ना। यानी अगर मैं ये फोर्स तब तक नहीं लगाऊंगा, अगर मैं ये फोर्स लगाऊंगा तभी मेरा डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, और किसी में मेरा डिस्प्लेसमेंट इस तरफ नहीं होगा। यानी अगर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आप कौन सा मल्टीप्लिकेशन करेंगे? डॉट। और तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। पर सर क्वेश्चन में थोड़ी ना ऐसे डायग्राम देंगे। डायग्राम नहीं देंगे, वो ग्राफ देंगे, या ग्राफ। आपको, हाँ, या आपको पढ़ना पड़ेगा कि वर्क डन होता क्या है। तो लेट इट बी फ्यूचर में आपने वर्क डन पढ़ा, आपको मालूम चल गया कि वर्क डन दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और ये स्केलर क्वांटिटी होता है। तो जैसे ही आपको मालूम चल जाए कि स्केलर क्वांटिटी होता है वर्क डन, तो आपको मालूम चल जाएगा कि फोर्स और डी को मुझे किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो डॉट प्रोडक्ट ही रहा होगा। समझ में? हाँ सर। राइट। सो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ओके, तो वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करके ही वर्क डन मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या रहा होगा, डॉट प्रोडक्ट ही रहा होगा। ओके, सो लेट इट, अगर मैंने यहाँ पे छोटा सा ग्राफ दिया, और मैंने बोला कि आपका जो फोर्स है, ओके फाइंड द, इस तरह से दे रहा हूँ, फाइंड द वर्क डन to displace a box by 2 meter if the force applied on the box is 2 Newton at an angle 30 degree। निकाल के दिखाइए। कितना आ जाएगा? सर निकाला नहीं अभी। ओके, सर कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मुझे मालूम है वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होता है, और ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, राइट ना। तो मैं सीधा यूज कर लूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल बिटवीन देम। सो मैग्नीट्यूड का फोर्स दिया हुआ है 2, सॉरी फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2, फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी मेरा दिया हुआ है 2 मीटर,
और दोनों के बीच में जो एंगल है वो है मेरा 30 डिग्री। ओ ओ ठीक है ठीक है ना? तो मैंने अगर ऐसी हाँ राइट ना? यस सर। ओके, सो अगर मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू √3/2 टू गया, यानी 2√3 जूल। समझ में? हाँ। ओके, सो एक होता है इस तरह से जब एंगल दिया हुआ हो तब, एक होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर, सो ऑर्थोगोनल वेक्टर पहले मैंने पढ़ाया था कि ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन। तीन ऑर्थोगोनल वेक्टर मैंने यहाँ पे बताया था, आई जे और के। सो एक बार आता हूँ वहाँ पे। हाँ सर याद आ गया। ओके, याद है ना? ठीक। आई कैप जे कैप। के क्या, तो तीन ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं, राइट? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अब क्लियर है? हाँ सर। ओके, ओके, सो लेट इट बी कि मैंने यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया। ये x है, ये y है, और ये आपका z है। एक्स एक्सिस वाले टर्म को बोलते हैं हम लोग आई कैप, इसको बोलते हैं जे कैप, और इसको बोलते हैं कैप कहते हैं के कैप। के कैप। सही है ना? ठीक है, हाँ सर। लेट इट बी अगर मैंने एक और यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया, ये फिर से है मेरा एक्स कैप या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये फिर से है मेरा आई कैप, जे कैप, के कैप। लेट दिस इज द ए एंड दिस इज द बी। अब किसी ने मुझे बोला कि मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मुझे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, जैसे कि पहले आई को आई से मल्टीप्लाई करूंगा, आई को जे से मल्टीप्लाई करूंगा, आई को के से मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसे ही करूंगा ना? फिर जे को आई से मल्टीप्लाई करूंगा, जे को जे से मल्टीप्लाई करूंगा, जे को के से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर के को आई से मल्टीप्लाई करूंगा, के को जे से मल्टीप्लाई करूंगा, और के को के से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ हाँ। पे डॉट प्रोडक्ट करना है। तो पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट देख रहे हैं। तो जब मैं आई को आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, एंड देन कॉस। दोनों के बीच में एंगल कितना है? इस आई और इस आई के बीच में एंगल कितना है? थीटा थीटा का 90 डिग्री। 90 का मतलब परपेंडिकुलर होता है। दोनों तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना? इन दोनों के बीच में एंगल 0 है। 0 डिग्री, हाँ, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर? हम्म ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? ये मैग्नीट्यूड है ना, हम्म बिकॉज इसका नाम ही है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। 1। तो ये हो जाएगा 1 × 1 cos 0 इज ऑल्सो 1, तो वैल्यू कितना आ गया? 1। यानी आप बोल सकते हैं आई डॉट आई इज 1। देन व्हाट इज जे, जे डॉट जे? जे डॉट जे ये भी ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है,
क्या मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ ये हो जाएगा जे कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में थी, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। सही है ना, क्योंकि हम्म मैग्नीट्यूड तो दोनों का 1 ही रहा होगा। व्हाट इज, अब डायरेक्ट लिख सकता हूँ व्हाट इज के डॉट के 1 1। यानी जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आई डॉट आई इज 1, जे डॉट जे इज 1 एंड के डॉट के इज ऑल्सो 1। नाउ लेट अस कंसीडर, अब मैं आई को जे से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आई और जे, पहले का आई दूसरे का जे, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे कॉस पहले का आई और दूसरे का जे, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 पहले का आई और दूसरे का जे, पहले का आई आई और और दूसरे का दूसरे जे, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90। व्हाट इज कॉस 90? cos 90 हम cos 90 होता है 0 जीरो, गुड, तो ये हो जाता है 0। यानी आई डॉट जे कितना आ जाएगा आई डॉट 0, जे हो जाएगा 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई, यानी जब आप किसी दूसरे एक्सिस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको क्या दे देगा 0। हम्म किसी दूसरे एक्सिस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दे देगा अगर 0। सेम सेम से किया तो भी 0 अलग अलग से सेम किया तो सेम भी से कहाँ 0 सेम से कहाँ 0 आया, ओ सेम सेम से तो सॉरी 1 1 आया ना, सही है ना। और सर तो अगर मैं डायरेक्ट पूछूं व्हाट इज आई डॉट के आई डॉट के 0 0, व्हाट इज जे डॉट के 0 0, व्हाट इज के डॉट आई के डॉट है 0 0। बस समझ में, यानी डॉट प्रोडक्ट केवल हम लोग किसका करते हैं, सेम एक्सिस का करते हैं, ठीक है ना। सो लेट इट बी, अगर मैंने एक एग्जांपल दिया, इफ फोर्स इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे सर कैप। आपने बोला था कि डॉट स्ट्रक्चर तो उन्हीं का होगा जो सेम एक्सिस पे होंगे हाँ पर ये आई के तो ये तो एक्स एक्स में था ये वाई में था ये जेड में था हाँ, फिर तो मैंने करने की कोशिश किया, इसीलिए मेरा वैल्यू क्या दे दिया 0 दे दिया ना। तो अगर मैं पर ये डिफरेंट, ऊपर था हाँ ना हाँ, वो तो सेम ठीक है तो ये सही है कि मैं केवल सेम एक्सिस वाले को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, अगर मैं दूसरे एक्सिस वाले को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं उसका वैल्यू क्या बोलूंगा 0, जी ठीक है ना। सो लेट इट बी, मेरे पास एक क्वेश्चन है, एफ इज इक्वल टू 2 i + 3 j एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 3 i, देन व्हाट इज द वर्क डन। वर्क डन क्या रहा होगा, बताती हूँ सर ओके एक बार देखिए ट्राई करके फिर बताता हूँ। सर इसमें इसमें एंगल तो देनी है इसीलिए तो आई जे दिया है, दो दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक में आपको एंगल दे देंगे, जैसे इस तरह के क्वेश्चन में एंगल दे देंगे, और एक में आपको क्या देंगे आई जे आई करके जे दे। दे रखा है तो हाँ, हमें खुद पूछना है कि 90 डिग्री है अगर आई और जे को देखूंगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, आई आई जो रहेगा वो जीरो ठीक है डिग्री रहेगा। cos 0 होगा सर ओके, सो निकाल के देखिए। 15 × 0 0 हम्म, सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, एफ डॉट डी ना, एफ डॉट डी एफ का cos वैल्यू 90 यहाँ पे एंगल यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंगल नहीं दिया कर नहीं है। नहीं, यहाँ पे कैसे यूज करेंगे देखिएगा, 2i + तो 3j, तीनों है ओके, और डी का वैल्यू कितना है 3i। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ a + b × c, आप क्या लिख सकते हैं इसको, इसको क्या इस तरह लिख सकता हूँ AC + BC, ए को पहले सी से मल्टीप्लाई किया फिर बी को सी से मल्टीप्लाई किया,
ठीक है ना। हम्म। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, सो पहले मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 कितना हो जाएगा 6। 2 को पहले 6 मैंने, हाँ 2 को पहले मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 6। 6 व्हाट इज आई डॉट आई? आई डॉट आई 1 1, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1। फिर प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9। व्हाट इज जे डॉट आई? 0 0, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 6। 6। समझ में? हाँ सर। ओके। उसी तरह से लेट इट भी, अगर मेरा क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, फिर से क्वेश्चन देता हूँ। a इज इक्वल टू वैक्टर 2i प्लस 3j माइनस k, b इज इक्वल टू वैक्टर 2i माइनस k, फाइंड c इज इक्वल टू a डॉट b। एक बार निकाल के देखिएगा। हम्म। 5 5, ओके। देखते एक बार क्रॉस चेक करके। तो क्या लिखूंगा, c इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k माइनस कैप। हाँ, और इसका 2i कैप माइनस k कैप। ओके। सो एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो पहले मैं 2 को 2। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सही ना। सो 2 को हाँ 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 4। आई डॉट आई, ब्रैकेट हाँ कितना 1 1 1, गुड। देन -2 -2, ब्रैकेट में 0 0, गुड। देन प्लस प्लस 6 6, 6 ब्रैकेट में 0 गुड। देन -3 3, ब्रैकेट में 0 गुड। देन -2 -2, ब्रैकेट में 0 0, +1 ओके, प्लस 1, 1। राइट ना। तो हम्म। कितना आ जाएगा 4 प्लस 1, +1। 5। समझ में आ गया कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सर ये जूल नहीं है, ये एक्सेलरेशन का। ओह सॉरी, ये तो कोई अलग पैरामीटर है, सिंपली 5 यूनिट, सही ना। हाँ सर। समझ में आ गया कैसे मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट को। हाँ। ओके। सो ये डॉट प्रोडक्ट था, दो तरह से इसमें आता है। या तो आपका एंगल दिया हुआ रहता है, तो सेम जो एक्सिस वाले वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं वो डॉट प्रोडक्ट कहला जाता है। और नहीं तो दूसरा केस कैसा दिया हुआ रहता है, तो दूसरा केस में वो कैसे देते हैं, ऑर्थोगोनल के टर्म में दे देते हैं, आई जे के। तो इसमें केवल सेम एक्सिस को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। करते हैं, है ना। तो ये दो तरह से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये तो हो गया डॉट प्रोडक्ट।
अब एक इसी तरह से होता है क्रॉस प्रोडक्ट। सो दिस वन वाज द डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। उसी तरह से मेरा क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। So next one is your cross product or vector product। ठीक है। तो जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों ने देखा कि हम लोग किसको मल्टीप्लाई करते हैं, सेम एक्सिस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग किसको मल्टीप्लाई करते हैं, सेम एक्सिस वाले सेम टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या रहा होगा, एक्स वाई को मल्टीप्लाई या करेंगे। तो एक्स वाई नहीं तो एक्स जेड, या सिंपल सा लैंग्वेज में बोल सकता हूँ दैट इज परपेंडिकुलर वेक्टर्स को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टी राइट ना, इसमें परपेंडिकुलर वेक्टर्स को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी फिर से यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर विद द प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर ऑन परपेंडिकुलर एक्सिस। जैसे कि यहाँ पे क्या था, सेम एक्सिस था ना, अब इस सेम एक्सिस की जगह मैं क्या बोल सकता हूँ, परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर। सही ना, तो यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर विद अनदर वेक्टर, दैट इज द product of one vector with projection of another vector on perpendicular axis। परपेंडिकुलर एक्सिस, जब परपेंडिकुलर एक्सिस वाले वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मेरा क्या दे देता है, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, जैसे कि यही एग्जांपल को अगर मैं देखूं जो मैंने ऊपर लिया था, तो मेरा वेक्टर यहाँ पे एक है, ए है एक्स एक्सिस में, और बी वेक्टर का परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन कौन है, बी साइन थीटा। सही है ना, हम्म इसका हम्म परपेंडिकुलर कौन है, बी साइन थीटा। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और वो भी क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कि ए क्रॉस बी, ए, यहाँ पे क्रॉस यूज करते हैं, वहां पे हम लोग डॉट यूज करते थे, यहाँ पे क्रॉस यूज करते हैं। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ठीक है, ठीक है। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैंने देखा तो कितना हो जाता है, ए बी साइन थीटा। ठीक है। ओके, बट इसका जो नाम है वो है आपका क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ऊपर वाले का नाम था डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। तो हाँ, तो इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते थे, उसको स्केलर इसलिए बोलते थे क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं होता था। हाँ उसके प्रोडक्ट का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता था। नहीं। ओके, जो रिजल्टेंट आती थी उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे इसका डायरेक्शन होगा। हम्म ओके, यानी ये जो है रिजल्ट, ये रिजल्ट जो है वो आपका वेक्टर होगा, यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और इसमें क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। ओके, मैग्नीट्यूड इसको हम लोग बोल सकते हैं मोड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये मोड ऑफ ए क्रॉस बी जो है ये मुझे मैग्नीट्यूड दे रहा है। ये मुझे क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड दे रहा है। नहीं। अब इसका डायरेक्शन भी होता है। ओके, सो डायरेक्शन को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। डायरेक्शन को देखने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, क्योंकि वही मुझे हम्म डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हम्म हैं
दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर, और फिर हम लोग फाइंड करते हैं डायरेक्शन। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर, जैसे वहां पे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, तो जैसे वहां पे हम लोग ने डॉट प्रोडक्ट देखा था, यहाँ पे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज देखते हैं, कैसे हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं। लेकिन डायरेक्शन पहले से जाने से पहले अगर मैं पूछूं व्हाट इज आई क्रॉस आई, 1 आई क्रॉस आई, तो I आप यहाँ, क्रॉस I। हाँ तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, देन क्रॉस में हम लोग क्या यूज करते हैं, साइन ना, हम्म तो ये हो जाएगा आपका साइन। दोनों के बीच में एंगल कितना होता है आई और आई के बीच में, 0 जीरो। तो व्हाट इज साइन जीरो, साइन 0 हम्म, साइन 0 0 जीरो हो जाता है, यानी आई क्रॉस आई आपको क्या दे देगा, 0। जीरो। आई डॉट आई इज वन बट आई क्रॉस आई इज जीरो, यानी सेम एक्सिस को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे वो भी क्रॉस, तो आपको क्या देगा, 0 देगा। जीरो। डॉट आपको वन देगा, लेकिन क्रॉस आपको क्या दे देगा, जीरो दे देगा, उल्टा। हम्म सही है ना, हम्म ठीक है। लेकिन अगर मैं डिफरेंट एक्सिस को मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, तो देखिएगा डिफरेंट एक्सिस के लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, काफी इजी है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। So let this one is your I cap, this is your J cap, and this is your K cap, ठीक है। सो अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी दो एक्सिस को और मुझे उसका डायरेक्शन देखना है, राइट, तो डायरेक्शन देखने के लिए हम लोग स्क्रू रूल का यूज करते हैं। हम लोग जो करते हैं स्क्रू रूल का यूज करते हैं, स्क्रू रूल काफी इजी है। ओके, स्क्रू रूल में क्या होता है, तो अगर आपने स्क्रू को देखा होगा, सो मोस्टली इस तरह से हमारी स्क्रू होती है, इस तरह से स्क्रू होता है, हमारे घर में बहुत सारे इक्विपमेंट्स में इसको यूज करते हैं, राइट ना, इस तरह से। हाँ इस स्क्रू को जब आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं, इस स्क्रू को जब आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो आपके दीवार के अंदर जाएगा। अगर मैंने इसको किसी के ऊपर रखा हूँ, लेट अस कंसीडर कि मैंने इसको दीवार के ऊपर रखा, और इस स्क्रू को अगर मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो ये स्क्रू जो है दीवार के अंदर जाती है। ये किधर जाती है, दीवार के अंदर जाती है। तो अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये आपका दीवार के अंदर जाएगा, तो दिस वन इज योर क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो ये इनसाइड जाता है, ये किधर जाता है, इनसाइड, ओके। और वेक्टर में इनसाइड को हम लोग निगेटिव लेते हैं, वेक्टर में इनसाइड को हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव, ओके। उसी तरह से अगर इस स्क्रू को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज करने का मतलब क्लॉक के उल्टा डायरेक्शन में, ठीक है। इसी स्क्रू को अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज अगर मैंने घुमाया, यानी इसको अगर मैं उल्टा डायरेक्शन में अगर मैं घुमाऊं, ओके, तो ये क्या होता है, स्क्रू आपका बाहर आता है, यानी आउटसाइड, और आउटसाइड को वेक्टर में पॉजिटिव लेते हैं, आउटसाइड को वेक्टर में पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एंटी क्लॉकवाइज, केवल आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। कोई डाउट, कोई डाउट संजना, नो सर। ओके। सो इसको याद रखना है। तो एक चीज बताइए, अगर मैं आई से जे जा रहा हूं तो मैं क्लॉकवाइज में हूं या एंटी क्लॉकवाइज,
आई से जा रहे हैं तो हाँ, आई से मैं किधर जा रहा हूँ? जे की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉक को देखेंगे तो क्लॉक आपकी इधर जाती है, सही है ना? हम्म। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, सही है ना? यहाँ पे हम्म। मैंने बताया, क्योंकि ये आउटसाइड आता है तो हम्म। आउटसाइड को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज में आपका पॉजिटिव होता है। तो अगर आप आई और जे को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप आई, देखिए पहले आई होगा फिर जे, इसका मतलब है मैं आई से जे जा रहा हूँ। ओके। हम्म। तो अगर मैं आई से जे गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, जो तीसरा एक्सिस बचा वो इसका डायरेक्शन होगा। और तीसरा एक्सिस कौन है? के क्या? के। के। तो आई क्रॉस जे आपका क्या हो जाएगा? के। हम्म। समझ में? उसी तरह से अगर मैं बोलूं जे क्रॉस के, यानी मैं जे से के की ओर जा रहा हूं, मैं क्लॉकवाइज में हूं या एंटी क्लॉकवाइज में? एंटी हाँ, क्लॉकवाइज। इसको अगर सर्कल मान लें तो अभी भी मैं एंटी क्लॉकवाइज में हूँ। तो कौन सा एक्सिस मेरा बच गया? क्या आई। सर? अगर मैं जे से के गया तो कौन सा एक्सिस मेरा बच गया? तीन ही एक्सिस है, आई जे के। आई बच गया। आई बच गया, तो जे क्रॉस के आपका क्या हो जाएगा? आई कैप। ठीक है ना? तो सर इस डायरेक्शन कहाँ पता चल रहा है? के और जे क्या बता रहा है? के और जे डायरेक्शन ही है ना? हाँ। ठीक है, ये मुझे डायरेक्शन बता रहा है कि अगर आप आई से जे जाएंगे तो आपका डायरेक्शन के की तरफ होगा, और जे से के जाएंगे तो आपका डायरेक्शन आई की तरफ जैसे होगा। ये आई की तरफ होगा मतलब एक्स एक्सिस में होगा। एक्स एक्सिस में होगा। हम्म। और अगर के बोलेगा तो जेड एक्सिस हम में होगा। बोलेंगे जेड की तरफ होगा। हाँ, जेड एक्सिस की तरफ होगा। ठीक। उसी तरह से अगर मैंने बोला के क्रॉस आई, क्या हो जाएगा? के क्रॉस आई क्लॉकवाइज। के क्रॉस आई क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ना? क्लॉक तो ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है ना, लेकिन मैं तो ऐसे जा रहा हूँ। हाँ एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा डायरेक्शन? डायरेक्शन पॉजिटिव। ये होगा जे। जे कैप पॉजिटिव, जे कैप। समझ में आ गया? हम्म। लेकिन उसी तरह से अगर मैंने जे क्रॉस आई पूछा तो? जे क्रॉस आई। हम्म। जे क्रॉस आई क्लॉकवाइज। क्लॉक। नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव के। के। समझ में आ गया ना? उसी हम्म। तरह से के क्रॉस जे हो जाएगा आपका माइनस आई कैप, और आई क्रॉस जे हो जाएगा माइनस जे कैप। सही है ना? हाँ ओके, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं और आपको एक वर्क दे देता हूँ। ठीक है। ठीक है, फिर अगले क्लास में इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। सो एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ। सो तो अगर मेरे पास आपका दो वेक्टर है, सो पहले एंगल वाले कॉन्सेप्ट पे देता हूँ। So let this vector is your v vector with the magnitude of v vector is your, ये मेरा 0 है, 5 unit, and this is your a vector where magnitude of a vector is your 5 unit. Angle here is your 30 degree. Find a dot b and then find a cross b.
ठीक है। ठीक है सर। ओके, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन दूंगा। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप जे कैप माइनस के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 4k कैप, फाइंड ए डॉट बी ए क्रॉस बी। ओके ठीक। ओके, सो दो क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ और आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू। बाय बाय सर। बाय।